रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हलीम मुस्लिम प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 जनवरी है, 24 जमादी सानी है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उनको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। लाइव कॉल के जरिए से आपको प्रोग्राम में हिस्सा बनाया जाता है और हमारे साथ ऑनलाइन हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं। आज आपकी हर दिल अजीज शख्सियत करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट मरकजी रहनुमा MWM जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका और आपके टीवी चैनल का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे हमारी आवाज़ बनते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन जो है वो लहजा पर लहजा जो है वो तब्दील होती हुई सूरत हाल है। अगर 2-4 दिन के बाद भी अपडेट किया जाए तो तमाम चीजें जो है वो यकसर जो है उसमें बहुत सारी तब्दीलें रूनुमा होती हैं। यमन और अमारात आमने सामने, एक मुसलमानों का सबसे ज्यादा वेल्थ के हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर मुल्क अगर कहा जाए, दौलतमंद मुल्क कहा जाए, और उसके सामने यमन जो कि सबसे ज्यादा मखलूकुल हाल अरब मुल्क है। मगर इस्तकामत उसकी देखने के काबिल है, जवामर्दी उसकी देखने से काबिल तहसीन है, देखने के लायक है। अभी इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जमीनी सूरत हाल नासिर शाह साहब क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं थोड़ा सा रीजनल पर्सपेक्टिव भी आपके लिए बयान करना चाहूँगा और फिर यमन के हवाले से सिचुएशन भी आपके सामने बयान करता हूँ। एक तो आप ये ज़हन में रखें कि जब हम यमन की बात कर रहे हैं तो जिस यमन की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मुल्क नहीं है। वो तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का मुल्क है और वो मुल्क है कि जिसके बारे में अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वर्स्ट मैन मेड क्राइसिस ऑन द अर्थ जो है वो अगर कोई है तो वो यमन की सरजमीन के ऊपर है। यमन एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ तकरीबन 5 लाख अफराद जो हैं वो इस जंग का लुक़्मा अजल बन चुके हैं और जहाँ मेल नरिश्ड बच्चे, हर 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं। उनकी बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पा रही। जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली डिवास्टेटेड है, तबाह हो चुका है। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, डैम्स तबाह हो चुके हैं। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स की मद में है तो वो तबाह हो चुका है। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हॉस्पिटल्स और इसी तरीके से लैब्स की सूरत में है तो वो तबाह हो चुका है। और इसी तरीके से जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो बिलाखिर बड़ा ज़रूरी होता है लोगों को उनकी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात और कम्युनिकेशंस के हवाले से, वो मेजॉरिटी तकरीबन 70 to 80% जो है वो तबाह हो चुका है। और एक ऐसा मुल्क के जिसका मुहासरा जारी है, जहाँ हज़ारों लोगों को अफ्रीका से, सूडान से और बाज़ खबरों में शायद पाकिस्तान का नाम भी लिया जाता है, लोगों को मर्सनरीज की सूरत में ले जाके उनको पर डे डॉलर्स की शक्ल में पे करके वहाँ पर एक इंसर्जेंसी स्टार्ट की गई है। वो सरजमीन है कि जहाँ दुनिया की बकौल अमेरिका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे जो पावरफुल अलकायदा या मोस्ट स्ट्रांग जो अलकायदा की प्रेजेंस है वो अगर किसी सरजमीन पर है तो वो भी इधर ही है। और इस वक्त जो है वो दाइश का एलिमेंट जो है उसको भी वहाँ पे एम्पावर किया गया है, वो एम्पावर किया गया मौजूद है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ जो जंग लड़ने वाले हैं, जो जंग मुसल्लत करने वाले हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि उनके साथ एक टाइटल इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का है। उनके साथ जो है वो इस्लामिक ममालिक के कई मुल्क फिजिकल अपनी मिलिट्री पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ मैदान में हैं। 16 यूरोपियन और अमेरिका उस 16 में से एक है, ये शामिल हैं कि जो उसको पैट्रोनेज कर रहे हैं, उसको वेपनाइज कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरीके से उस सरजमीन का समंदरी मुहासरा भी है जिसे नेवल ब्लॉकेड कहते हैं। उस सरजमीन का ज़मीनी मुहासरा भी है, चूंकि उसका जो लैंड एक्सेस है वो सिर्फ 2 इलाकों से है। एक उसकी जो है वो ओमान के रास्ते से है और दूसरी उसकी सऊदी अरब के रास्ते से है। ये दोनों जो लैंड एक्सेसेस हैं उसकी एक तो 100% बंद है, वो वार जोन है, और जो ये वाली है ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए ओमान वाली
खुलती है और वो भी इंजर्ड या लोग जो बहुत ज़्यादा मरीज हैं या बीमार हैं या इस टाइप के लोग हैं उनको आने जाने के लिए या कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होती है तो वो प्रोवाइड होती है। प्रैक्टिकली ना ये ट्रेड में इस्तेमाल हो रही है और ना ही इलाके की फलाह बहबूद के लिए, जिनकी कई सालों से फ्लाइट्स मुअत्तल हैं, जिनकी बहरिया जो है या आप कह लें कि जो इनका नेविगेशन का वो है समुद्री वो भी मुअत्तल है और समुद्री मुहासरा भी उनका बहुत भरपूर ब्लॉकेड है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो क्यूबा क्राइसिस में 60s के क्यूबा क्राइसिस में जो क्यूबा का ब्लॉकेड हुआ था उससे ज्यादा सख्त ब्लॉकेड जो है वो इस वक्त यमन का एग्जिस्ट करता है और वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिला है कि वो कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। इस सारी सिचुएशन में ये वो यमन है जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और इतने रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं कि जो उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, जिनमें KSA लीड कर रहा है, जिनमें UAE जो है वो सेकंड बड़ी जो है वो एंटिटी है रीजन के अंदर से जो फंड और टेक्निकल असिस्टेंस और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और साथ ही जो है वो मिलिट्री कैपेसिटी में सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि 7 साल पहले इस जंग को शुरू किया गया और बकौल BBC इस जंग को मैक्सिमम 3 महीने के अंदर कंपाइल करना था और जंग की जो आगाज है उसकी बुनियाद ये थी कि यानी हमें जब ये समझ में आया तो फिर हमें इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिलाखिर इतनी ग्रेविटी जंग की है क्यों। बहुत सादा सी बात थी कि मंसूर अल हादी के साथ एक मुआहदा हुआ कि विद इन स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम यहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा और इलेक्शन के नतीजे में जो भी अवामी हुकूमत बन जाएगी और जितनी भी अवामी हुकूमत बन जाएगी जिसके पास जितना अवामी मैंडेट होगा वो एक ट्रांजिशन हो जाएगा और यहाँ पर एक अवामी हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई नेबरिंग KSA को कि अगर एक अवामी हुकूमत आ जाए तो जाहिर है वो अवामी हुकूमत जो है इनका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है आउट ऑफ द बॉर्डर कि अगर एक आप कह लें कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड और बहुत ही पसमानदा यमन जमहूरियत को अडॉप्ट कर सकता है तो व्हाई नॉट सऊदीज गो फॉर दैट। लिहाजा ये एक चैलेंज था उनके लिए। दूसरा अमेरिकन चैलेंज था MBS के लिए कि जो उस वक्त टेकिंग ओवर आप कह रहे हैं कि हुक्मरान के तौर पे था और वो भी एक एडवेंचर करके तो मुल्क के ऊपर भी अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता था और लोगों को एक बड़ा प्राइज भी देना चाहता था कि देखो मैंने यमन जो एक मुद्दत से हमसे मैनेज नहीं होता था बिलखसूस यमन की हौसिया हमने उसको मैनेज कर दिया है। तो इस एग्रीमेंट को एंडोर्स करने की बजाय कि जिसके नतीजे में डेमोक्रेसी आती तो मुल्क भी स्टेबल हो जाता और अगर कोई इंटरनेशनल गारंटर आते तो वो यकीनन गारंटीज प्रोवाइड करते कि यमन की सरजमीन किसी भी नेबरिंग कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल ना होती। हम बिल्कुल इसके कायल हैं कि यमन की सरजमीन को किसी भी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन को किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क के लिए के मुकाबले में इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हो सकता था लेकिन सिर्फ इस डिनाइल से कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो हकीकी सन ऑफ द साइल जो टेक ओवर कर लेंगे, अगर डेमोक्रेसी आ गई तो वो जो जिनको हमने इस सरजमीन से बेदखल करना चाहा है वो दोबारा हाकिम बन जाएंगे और एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी कि जो हमारे जैसे हमतन गोश नहीं होगी, जो सिर्फ हमारी नौकर नहीं होगी, हमारी प्रॉक्सी स्टेट नहीं होगी, हमारी क्लाइंट स्टेट नहीं होगी, बल्कि एक जेन्युइन स्टेट होगी। और साथ ही ये कि वो स्लोगन अब ये तो हो गया डोमेस्टिक, लेकिन जो एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है कि वो स्लोगन के जो यमन के अवाम के हैं जिसको लीड करने वाले हौसी हैं जो 1000 साल 1960 तक वहां हाकिम रहे हैं और जिनकी सिचुएशन ये है कि वो तमाम सूबे के जो सऊदी अरब के साथ लगते हैं उनकी मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो ये जियोग्राफिकली भी ये इनकी सरजमीन काउंट होती है और ये इस वक्त जो वहां पर अगर हाकिम हो जाते हैं तो उनके स्लोगन्स क्या है, उनके अवाम के स्लोगन क्या है। उनका स्लोगन है अल मौत लिल अमरीका, उनका स्लोगन है कि इस्लाम जो है वो प्रिवेल करना है, उनके स्लोगन का एक पार्ट है कि इस्लाम जो है वो दुनिया के ऊपर हाकिम होने के लिए है। और जब वो इन स्लोगन्स को और उनका स्लोगन है अल मौत लिल इसराइल, वो इसराइल को एक नाजायज एंटिटी के तौर पे समझते हैं और वो आलम इस्लाम ही की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो कवानीन है उस कवानीन के खिलाफ उसको समझते हैं। लिहाजा इनकी जो स्लोगन्स हैं जो आपने अभी कहे अमेरिका के लिए इसराइल के लिए जो इनकी स्लोगन्स है जिसमें डायरेक्ट जो है वो एक थ्रेट है और एक फ्यूचर में वो देख रहे हैं कि अगर ये ज्यादा मजबूत होते हैं हमारे लिए तो क्या वो वक्त आ गया है कि इसराइल इसके ऊपर बड़ा संजीदा है, उनको काफी इसके ऊपर कंसर्न है। हम देखते हैं कि वो मशरिक़ वस्ता का दौरा करना शुरू कर रहे हैं इसराइल से। उनके जो इस वक्त प्रेसिडेंट है नए
और उनके लिए कहा भी जाता है कि वो जरा इस मामले में काफी मिजाजन जो है, उनकी पॉलिसी जो है वो काफी सख्त है। तो इस हवाले से क्या वो वक्त पहुंच गया? देखें, अब चूंकि इस रीजन के अंदर बुनियादी तौर पे अमेरिका की जो प्रॉक्सी स्टेट्स हैं वो ये गल्फ स्टेट्स हैं जो उनके अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए, लिहाजा उन्होंने यहाँ पे सेक्टेरियन स्ट्राइफ स्टार्ट की, उन्होंने ईरान के खिलाफ शिया सुन्नी मूव की, उन्होंने अरब अजम मूव स्टार्ट की। इस सारी मूवमेंट को बुनियादी तौर पे वो जो एंटी अमेरिका ब्लॉक है उस ब्लॉक को कार्नर करना, उसको दीवार से लगाना, ये उनका एक हदफ रहा है। उसके लिए जाहिर है जो अवामी मूवमेंट है ना वो बड़ा रोल प्ले करती हैं कि जब एक रीजन के अंदर किसी एक मुल्क में एक अवामी मूवमेंट और वो टेक ओवर भी कर ले और वो मुल्क के अंदर एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में भी आ जाए और उसके ये स्लोगन भी हों, तो फिर वो अपने मुल्क के अंदर महदूद नहीं रहती बल्कि आइडियाज फ्लोट करते हैं, आइडियाज क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं। और आइडियाज जो है, जैसे कभी यहाँ इस खित्ते में अरब नेशनलिज्म का रवाज था तो आपने देखा कि आइडियाज फ्लोट किए और कैसे जो है एक बॉर्डर से दूसरी बाउंड्री के ऊपर जो है वो आइडियाज जाते थे। तो इस वक्त जो अरब जिस तरीके से सप्रेस्ड हैं और अमेरिका के क्लचेस के अंदर हैं, तो उनके अंदर ये तड़प तो है कि वो एक आज़ाद जिंदगी गुजारें, वो एक ऐसी जिंदगी गुजारें कि वो अपने फैसले खुद करें, वो अमेरिकन ब्लॉक में ना हो बल्कि अपने ब्लॉक में हो। लिहाजा वो जहाँ सीरिया को देखते हैं और फिर इसी तरीके से ये अवामी ख्वाहिश है या सऊदी अरब हुक्मरानों की भी ये ख्वाहिश है? देखें, इसको वाज़ेह करें। जो मैंने कहा कि जाहिर है कि हुक्मरान और अवाम एक जगह पर नहीं है। ये कोई पुश बटन तो नहीं है कि एक वक्त में सऊदी अरब को आपने एक मजहबी स्टेट बनाया हुआ था और उसमें बाकायदा तौर पर डिवीजन थी कि सियासी फैसले इन्होंने करने हैं और मजहबी फैसले इन्होंने करने हैं, और पूरी दुनिया में एक खास रिलीजन को जो है वो आप प्रमोट करते थे। और एक दिन आपको वेस्ट के कहने पे ये ख्याल आता है कि नहीं, अब हमें तो मॉडरेट होना है, अब हमें तो जो है वो न्योम सिटी बनाना है, अब हमें तो यहाँ पर जो है वो कमारबाजी के अड्डे बनाने हैं, हमें यहाँ पर सिनेमाज खोलने हैं। एक दिन में आपका ख्याल चेंज होता है, तो आपका क्या ख्याल है, सोसाइटी आपके साथ उसी तरह पुश बटन चेंज हो जाएगी? नहीं, सोसाइटी के अंदर और स्टेट के जो ड्राइवर्स हैं वो उनके अंदर एक बहुत ह्यूज डिफरेंस इस वक्त एग्जिस्ट करता है और अच्छा, ये किसी न किसी वक्त फटना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये न्यू सिटी बना रहे हैं, अब इस पे आले सऊद से पूरी दुश्मनी आले सलमान की हो गई। अब इसको आले सऊद तो नहीं कह सकते, आले सलमान है ये, इनकी पूरी आले सऊद से खुद दुश्मनी हो गई। नंबर 2, सऊदिया के अंदर जो अमर बिल मारूफ वाली फोर्सेस थी उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया, वो सब आप उनको भी दुश्मनों के ही पलड़े में रख दें। फिर जो मजहबी शिद्दत पसंद है जो एक उसी निगाह से देखते हैं, फिर एक मजहबी क़यादत, बहुत सारे लोग इसमें बेरोजगार होंगे, बड़ी दुकानें बंद होंगी, वो सब इनके खिलाफ हो गया। दूसरा, यमन के साथ इनकी मुसलसल जंग। न्यू सिटी का फ्यूचर क्या है? अगर जिस तरह से वो जहाजान वगैरह के ऊपर रॉकेटबाजी कर रहे हैं, अगर उन्होंने आने वाले दिनों में न्यूम को हदफ बनाया तो ये सारा पैसा तो वहां पर लगा चुके होंगे, इनके पास क्या रहेगा फिर? देखिए, उसका फ्यूचर चाबी है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, चाबी वो है अमन, वो है पीस, ट्रैंक्विलिटी। हालत जंग में आप मेगा प्रोजेक्ट भी बना लें, इस वक्त यूएई को क्या डायलेमा दरपेश है? डायलेमा ये है कि वो इस वक्त क्लेम करता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर है उसके पीस जो इंश्योर करने वाला रीजन है या मुल्क है, वो यूएई कहता है मैं हूं। लॉ जो है जहां सबसे ज्यादा अमल होता है वो कहता है कि मैं हूं। जहां सबसे ज्यादा टूरिज्म इस बुनियाद के ऊपर है कि यहाँ आपको ये इस तरह की आजादी हासिल है और बड़ा एक जबरदस्त माहौल हासिल है, वो यूएई कहता है कि मैं हूं। लेकिन अगर 2-4 भी इस तरह के अटैक हो जाए जो उनके ऊपर हुए हैं तो वो कोई बहुत बड़ा मटेरियल लॉस नहीं है, लेकिन वो बने बनाए यूएई को खत्म और तबाह बर्बाद करके रख सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन है इकोनॉमी का। ये इतनी बड़ा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर एक बर्डन होता है। अगर तो बर्डन रहे लेकिन उसके अंदर उस बर्डन के मुताबिक उसकी जो सलाहियतें हैं वो डेवलप ना हो पाए, मसलन लोग जाना शुरू हो जाएं, पैसे की आमद रुक जाए, डेवलपमेंट रुक जाए, मसलन ट्रेड रुक जाए, तो ये स्ट्रक्चर इतनी डिमांड करेगा कि आप बदतरीन रिसेशन का शिकार हो जाएंगे। तो बना बनाया स्ट्रक्चर नहीं चल सकता है, ये तो अभी बनाना है, इसको तो अभी डेवलप करना है, इसको तो अभी आपने एक मॉडल सिटी के तौर पे पूरी दुनिया को दिखाना है रेड सी के ऊपर। और अगर आप इसको रेड सी के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो यमन भी रेड सी के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो ऐसे भी मुमकिन नहीं हो सकता है। दूसरा बात है सारी प्रेस्टीज की। आपने अगर अपनी प्रेस्टीज को रेस्टोर नहीं कर सके और इलाके के महरूम तरीन मुल्क के अवाम जो हैं और उनकी जो अफवाज हैं
वो आपको इतना बड़ा नुकसान दे जाएं और वो आपको कंटिन्यूसली जो है वो ब्लीड करते रहें, तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि आओ बड़ी बड़ी कंपनियों, इधर हम न्योम सिटी के अंदर पुरअमन शहर बना, कोई शहर पुरअमन नहीं है। जब जद्दा पुरअमन नहीं है, जीजान पुरअमन नहीं है, उमरान पुरअमन नहीं है, ठीक है, जब जो है वो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पुरअमन नहीं है, तो फिर ये शहर कैसे पुरअमन रह सकता है? अरे तो तो इसकी प्लानिंग करने में इतनी बड़ी गलती क्यों हुई है? क्या ये समझ रहे थे कि हम एकदम दोस्ती का हाथ बढ़ा के यमन को खामोश कर देंगे और जो है अगर सिर्फ मुआसरा हटा दिया और फौजें वापस विड्रॉ कर ली तो यमनी खामोश हो जाएंगे? मगर अब मुझे लगता नहीं कि यमनी जो है उनका पूरा मुल्क आपने तबाह कर लिया, अब आपके सिर्फ एक मुहासरा खोलने से वो मान जाएंगे। मुझे लगता है वो आगे बढ़ते रहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ी गलती। ये कहानी दूसरी है, कहानी ये है नहीं, उन्होंने ये वाली कैलकुलेशंस नहीं की है। देखिए वेस्ट क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, ये एक मुकद्दस सरजमीन है, वो उस मुकद्दस सरजमीन का तकद्दस खत्म करना चाहते हैं। इस सरजमीन के तकद्दस के साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये जो आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत करने की बात करते हैं, तो वो सरजमीन एक इस्तारा है, सरजमीन मक्का और मदीना, सरजमीन वही, ये एक उन्वान है। अगर उस सरजमीन की हुर्मत पामाल हो जाए, अगर वो सरजमीन ज़ियारात और हज और उम्रा की बजाय वो सरजमीन जो है वो लॉस वेगास के तौर पे मारूफ हो जाए, वो सरजमीन जो है वो लॉलीवुड और बॉलीवुड के एक कल्चर के तौर पे मारूफ हो जाए, तो मुझे बताएं कि वो जो एक आइडियोलॉजिकल, चूंकि बहरहाल इजराइल एक आइडियोलॉजी बेस्ड रजीम है, तो उनके अहदाफ पूरे हो गए ना। उन्होंने आपकी उस तकरीम को खत्म कर दिया, आपके उसके तकद्दस को पारा पारा कर दिया। एक बात। दो, वो इनरोड क्रिएट करना चाहते हैं, वो फिजिकल आना चाहते हैं। कैसे आएंगे? एक उस इस्लामी मॉडल में तो इसराइल की गुंजाइश नहीं बनती। वो गया गुजरा बदतरीन फिरका वाराना मॉडल भी हो तो भी उसमें इसराइल की गुंजाइश नहीं बनती। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो वो इसराइल के कहने पे बहुत सारी चीजें कर रहे थे। अब क्या होगा? आप न्योम सिटी बनाएंगे, आप इसको ओपन करेंगे नहीं करेंगे? आप पूरी दुनिया के टूरिस्टों को यहां बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? तो इसराइल का मिलिट्री ऑपरेटर्स आएगा, इसराइल का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स आएगा, इसराइल का पॉलिटिकल ऑपरेटर्स आएगा। यहां पर वो अपने पंजे गाड़ेंगे, वो यहां पर अपनी पेनिट्रेशन डेवलप करेंगे, यहां पर अपना नफूज बनाएंगे और इस सरजमीन को मुसलमानों के लिए फितने में, इस सरजमीन के अंदर फितने जो है वो इनिशिएट करने में वो अपना रोल प्ले करेंगे। एक बड़ा खतरनाक डिजाइन है। और इसी तरीके से वो जो एक रुझान है, एक है तशरीह का मैटर कि आप इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि यमन जो है, सऊदी अरब जो है वो मजहब की तशरीह क्या है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन सऊदी अरब की एक मजहबी हैसियत तो सब मकातब फिक्र में मुसलमान है ना इस सरजमीन की। अगर वो क्वेश्चन हो जाए तो किसका बेनिफिट है? ये ज़ाहिर है उन कुव्वतों का बेनिफिट है जो सरजमीन के हरम के तकद्दस को खत्म करना चाहते हैं, जो दावा करते हैं कि हमने जो है वो अपना किला खैबर जो है वो दोबारा रिटेन करना है। वो इस किले खैबर की तरफ देख रहे हैं और ऐसा कोई हुक्मरान उनको मिलेगा नहीं कि एक ऐसा शख्स उनको मिल गया कि जिसको अवामी पजीराई नहीं है और जिसने स्टेट के अंदर भी एक डेविएशन क्रिएट करके अमेरिका की ईमा के ऊपर, अगर अमेरिका की उसको सपोर्ट हासिल ना होती तो वो डेविएशन भी क्रिएट नहीं कर सकता था। अब जो आपको लेकर आए हैं तो आप उन्हीं को असिस्ट करेंगे ना, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, आप उन्हीं के मफादात को आगे बढ़ाएंगे ना। आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अच्छा, जो बड़े चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और कोई रेवोल्यूशन आ गया सऊदी अरब के अंदर कि लोग जो है वो उस कलंजी से तंग आके तो यकदम अब चाहते हैं खुद को मॉडरेट करें और लिहाजा ये कमाल अतातुर्क का तुर्की बन गया? कोई रेवोल्यूशन आ गया? ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई। ये एक बंदे के जरिए से सिस्टम चेंज हो रहा है, ये नीचे से चेंज नहीं हो रहा है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है जिसके जरिए से ये चेंज आ रहा है। ये इससे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सऊदी रियालों के ऊपर, मैं साफ साफ बात करूं कि सऊदी रियालों पर खर्चा चल रहा था, अब हमने देखा कि उसमें सिपह साहबा जैसे ग्रुप जिनका जो कि एक शिद्दत पसंदी भी उनके एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे, भाग भाग कर जो वो आज़म तारिक को जब प्रॉब्लम होती थी वो रियाज जाता था, तमाम चीजें और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी जो कि कलदम नहीं है मगर वो उनके अमन के उनके घर हैं, उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, उनके बड़े बड़े मुफ्ती हजरात की इस वक्त जो है वो आवाजें बुलंद हो गई हैं और वो इसके ऊपर वावेला कर रहे हैं। क्या वाकई पैसा बंद हो गया एकदम? देखिए, एक तो बात यह है कि जो बड़े बड़े ग्रैंड मुफ्ती हैं ना, मेरा क्वेश्चन आप बरक्स है। मेरा तो सवाल है कि अगर किसी अहले तशय्युद ने या अहले तसन्नुन भाई बरेलवी भाइयों ने किसी ने ये वाला फिक्रा कहा होता जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ये, उसने एक फिरके का नाम लेके कहा कि ये कोई दीन नहीं है,
ये एक वेस्ट का एजेंडा था और उसके एजेंडे की बुनियाद पे हमने अफगानिस्तान में उनके आदाब को आगे बढ़ाने के लिए किया है। इसका दीन साफ बात कर लेते हैं ना। अगर यही फिक्रा, मैं कहता हूं, अगर यही फिक्रा किसी अहले तशय्यो या अहले सुन्नत ने कहा होता तो आज उसके कत्ल के फतवे चल चुके होते, उसके खिलाफ लश्कर एक्टिव होते। तो हमारा तो सवाल है कि उसने पूरी सरजमीन के तकद्दस को पामाल कर दिया, फलस्तीनियों के खून पे सौदा कर दिया, इजराइल को तस्लीम करने के लिए पूरा माहौल साजी कर दी। बहरीन कैसे तस्लीम कर सकता है अगर उसको KSA अलाउ ना करे? तो बहरीन की तो अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये सारा कुछ कर दिया है और ये बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि इनके सिर्फ अब जिस्म बाकी रह गए हैं और उनके ऊपर ज़हनी तौर पे वो हाकिम है। लिहाजा आज अगर वो कह दें ना कि ये कपड़े उतार दें, तो ये ऐसे लोग हैं कि ये कपड़े उतार देंगे। इनका भी कोई दीन नहीं था, जैसे उनका कोई दीन नहीं था। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि चूंकि उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है महदवियत को अपने लिए खतरा करार दिया है, लिहाजा दुनिया में जहां पे भी हजरत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के मानने वाले हैं, खा वो मुसलमानों में अहले तसद्दुन में भी हैं, अहले तशय्यो में भी हैं, सब महदवियत के कायल हैं। महदवियत की सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फर्क है ना कि महदी आखिर ने ज़हूर करना है या महदी आखिर जो है उन्होंने पैदा होना है। महदवियत के नजरिए के तो सब कायल है। आप नजरिए महदवियत के मुकाबले में जाते हो तो आपकी जंग किसके साथ है? पूरे मुसलमानों के अंदर जो महदवियत के अलमबरदार है उनके साथ आपकी जंग है। जब उनके साथ आपकी जंग है तो अल्टीमेटली इस हालत जंग में आप क्या करेंगे? आप दरअसल इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें इसको समझने की जरूरत है कि ये जो नजर आ रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि एक पूरा डिजाइन है। उस डिजाइन के तहत इनको हाकिम बनाया गया, उस डिजाइन के तहत ये स्ट्रेटेजिक चेंज लाई जा रही है, उस डिजाइन के तहत इस सरजमीन की पूरे डायनामिक्स चेंज किए जा रहे हैं। और यही तरीका है कि जिसके जरिए से जो वेस्टर्न पावर और बिलखसूस इजराइल जो है वो अपने पंजे इस सरजमीन में गाड़ने के अपने आदाब पूरे कर सकता है। तो दूसरी तरफ जो मैंने ये वाली बात की, इसको मैं कंपाइल करूंगा कि न सिर्फ ये कि वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका एजेंडा महदवियत के खिलाफ अपनी जगह पर बाकी है, लिहाजा जो इनके बजटिंग में एंटी महदवियत कुव्वतों के लिए बजटिंग है ना, वो अपनी जगह पर रिटेन रहेगी और वो सर्फ होती रहेगी। लिहाजा वो आप ये समझें कि थोड़ा बहुत पॉलिसी के अंदर कि हमने कोई काम ओवर्ट करना है या कोवर्ट करना है, ये तो हो सकता है, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। उन्होंने रोका नहीं है, यकीनन वो उस काम को जारी रखे हुए हैं। हालात के तकाजों के मुताबिक कभी कभी चीजों को डोरमेंट कर दिया जाता है, स्लीपिंग कर दिया जाता है, वो दोबारा एक्टिव होते हैं। स्पोर्ट्स भी जारी हैं और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने ऐसे तकफीरी ग्रोहों को ऑन ग्राउंड इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि अब वो शायद इतने ज्यादा फंड्स के मोहताज नहीं है कि उनके लिए इस वक्त प्लाजे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिजनेस बने हुए हैं, तो वो उनको इन्होंने इस तरीके से किया। सही। अच्छा, ये इस वक्त आप देखें कि जो अभी पाकिस्तानी मीडिया को मैं अगर उसको कोट करूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं लोकल चैनल्स का ले रहा हूं, ना किसी जो साफी हजरात हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर जो रिपोर्टिंग मैंने देखी वो यमन के मामले में एक डिफरेंट एक थ्योरी पेश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि यमन के मामले में अगर कहीं पर भी रहबर मौजूम ने कोई बात की तो उन्होंने खुल्ला बात की है और डट के जिस चीज को ऑन किया है, जैसे फिलिस्तीन को ऑन किया है तो डट के ऑन किया है, यमन को ऑन किया, शाम को ऑन किया, डट के ऑन किया, कहा हमारी ये सुर्ख लाइन है और ये यहाँ से हुकूमत नहीं गिरेगी और शाम में जो है वो मामला जो है वो सीधे हो जाएंगे, और उन्होंने उसको ऑन किया। यमन के मामले में उन्होंने जितना ऑन करना था वो उन्होंने ऑन किया, जहां लग क्योंकि मौसरा है। अब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कुछ जर्नलिस्ट रोज बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े नाम है, उसमें नाम फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि जी कुछ यूरोपीय कंट्रीज के लिए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ईरान नहीं, वहां से भी असला जा रहा था। हम तो ईरान को ही समझ रहे थे कि वो हौसलों के पीछे है और असला जा रहा है यूरोपीय कंट्रियों से। उन्होंने उनके नाम नहीं लिए, मगर उन्होंने कहा कि इसमें और भी ममालिक शामिल है और वो चाहते हैं कि एक तरफ से हौसी इनसे असला लेके मारे, दूसरी तरफ से इसराइल आ जाए यूएई की मदद के बहाने से अंदर। ये जो थ्योरी पेश कर रहे हैं इसमें कितना हकायक है? तो इसका मतलब है आप यूएई को, आप इजराइल को भी जस्टिफाई कर रहे हो और यूएई के एग्रेशन को भी जस्टिफाई कर रहे हो। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हो कि उनको वेपन कहीं और तरफ से भी आ रहा है, अगर वो वेपन ना आ रहा हो तब भी उन्होंने तो रेजिस्ट कर लिया है। बस दरअसल आप सिर्फ उनकी एंट्री डाल के यूरोप की और दीगर कंट्रीज की कि उन्होंने उनको असला सप्लाई, वो क्यों सप्लाई करेंगे? जो आपका उनके खिलाफ अलायंस है
उसमें 16 यूरोपीय ममालिक और अमेरिका है। ये ममालिक मिलकर उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये उसको क्यों अपने अपने लोगों को मरवाना चाहेंगे? बिल्कुल रबिश बात है, रबिश बात है। लेकिन असल में ये जस्टिफाई किया जा रहा है, असल में ये जस्टिफाई किया जा रहा है। देखिए, ये एक मुश्किल अहले बैत की रही है कि अहले बैत के मुकाबले में ऐसे लोग आते थे कि लोग कहते थे जी इन दोनों को आपस में सुलह कर लेने चाहिए। मामला सुलह का नहीं है। लोग कहते थे ये आपस में बैठ क्यों नहीं जाते? मामला बैठने का नहीं है, मामला है सच और हक का, मामला है सही और गलत का। हक प्रिवेल करना चाहिए। लिहाजा यमन के मामले में जब तक आप ये प्ली नहीं लेंगे कि यमन के लोगों को अपनी सरजमीन पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक है, वो अपने सियासी फैसला करें, अपने इकोनॉमिक फैसला करें, अपने जो है वो डिफेंस के फैसले करें, और वो सरजमीन किसी भी दीगर इस्लामी या गैर इस्लामी मुल्क के खिलाफ बिलावजह इस्तेमाल ना हो, इसका भी हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आप प्रिंसिपल स्टैंड के साथ चले ना। कौन सी दुनिया का कानून है कि जो इस एग्रेशन को जस्टिफाई करता है? मैं तो ये डुअल स्टैंडर्ड, हम रोते हैं कि वेस्टर्न डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, हम रोते हैं कि डुअल स्टैंडर्ड्स जो है वो पता नहीं अमेरिका के डुअल स्टैंडर्ड है कि वो डेमोक्रेसी की बात करता है और जो है वो टोटलिटेरियन सिस्टम के साथ बैठता है। डुअल स्टैंडर्ड तो आपके हैं, हमारे अपने लोगों के हैं कि आप अगर जुल्म कश्मीर में बुरा है तो यमन में क्यों बुरा नहीं है? इसलिए कि आपके लोग जुल्म कर रहे हैं। जुल्म होता है जहां पे भी हो वो बुरा है। लिहाजा मैं तो इस वक्त आपके इस प्रोग्राम के जरिए से इस वक्त पाकिस्तान की नेशन और पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों से मुतालबा करता हूं कि नेशन स्टैंड ले ये राहील शरीफ जैसे लोगों को, क्योंकि उसके साथ हमारी मिलिट्री की प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, उसके साथ हमारे मुल्क के प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, और जब वो मैलिफाइड इंटेंशन के साथ वहां पर एक्टिव होते हैं तो हमारी जो इंटेंशन है वो भी मैलिफाइड शो होती है। तो पाकिस्तान ने जो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, वो प्रिंसिपल स्टैंड न्यूट्रलिटी का तकाजा करता है। इन प्रैक्टिस वो स्टैंड ये है कि हम मुसलमान ममालिक के दरमियान लड़ाई के हामी नहीं है, और हम पीसफुल सोल्यूशन की, नेगोशिएशन की और डायलॉग की बात करते हैं। और जो इमरान खान साहब ने वहां जाके भी कहा, तो इन प्रैक्टिस भी उसको ऑब्जर्व करें। लिहाजा ऐसे लोगों को कि जो पाकिस्तान के सिंबॉलिकली उस मिलिट्री अलायंस के हेड के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, दे शुड कॉल बैक होम। और इसी तरीके से पाकिस्तान को एक एक्सटेंसिव नेगोशिएशन स्टार्ट करनी चाहिए इस वक्त। जो एक लीडिंग कंट्री है पाकिस्तान का मौकफ इसमें बड़ा ठीक रहा है। पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान, उसके जरिए से पाकिस्तान चीजों को चैनलाइज कर सकता है। और इसी तरीके से दोस्ती ये नहीं होती है। मैंने चंद दिन पहले भी एक पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के ऊपर ये बात कही। मैंने कहा कि दोस्त वो नहीं होता है कि जो आप कुएं में कूदने लगे और आप कहें जी मैंने कूदना है तो वो आपको धक्का दे क्योंकि आपने कहा है। दोस्त वो होता है कि जो आपको कुएं में कूदने से बचाए। लिहाजा अगर सऊदी अरब यमन के कुएं में कूदता है और यमन के लोगों के ऊपर भी जुल्म का इर्तिकाब करता है, तो बतौर फ्रेंड हमारा ये फर्ज है कि हम सऊदी अरब को इस कैफियत से निकालें, उसको इस तरफ न जाने दें। ये उसके साथ दोस्ती का जो है वो इलामत होगी कि अगर हम उनको इस क्वेगमायर से और इस दलदल से निकाल के जो है ना बाहर लेके। यहाँ पर जो चीज देखने की थी वो हमारे साथी हजरात अभी तक नहीं देख सके। वो देखे कि जो यमन के खिलाफ जो इत्तेहाद है, जो कि उसको एक जो कुव्वतें लीड कर रही हैं, वो मुसलमानों के अपने को सरबराह कहते हैं, बल्कि वो जिसको चाहते हैं उसको वो मुसलमान को तस्लीम करते हैं, उसको नहीं चाहते वो नहीं करते। ऐसे लोग जब यमन के अंदर जाकर उन पर हमलावर होते हैं तो शदीद जंगी कवानीन की, इस्लामी जंगी कवानीन की, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि उसकी भी पासदारी नहीं करते, उसका यकसर जो है वो मजाक उड़ाते हैं। वो सिविलियन आदाफ के ऊपर हमले करते हैं, स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, एम्बुलेंसेस के ऊपर, खुराक के डिपों के ऊपर, पानी के ज़खायर के ऊपर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, शहरी आबादी के ऊपर। मगर जब यमन उसका जवाब देता है तो वो सिर्फ इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करता है या कारोबारी सनती उसके ऊपर हमला करता है। उसने कभी भी हमला आबादी के ऊपर नहीं किया। अगर वो 4 मिसाइल मार देता इनकी आबादियों के ऊपर तो इनकी पूरी इकॉनमी बैठ जाती। ये चीज किसी को नजर नहीं आती। सिर्फ तासुब के हवाले से जो चीज पिक करने की थी, यमन सालों से इनके तशद्दुद का शिकार है, इनकी बर्बरियत का शिकार है। हर कुछ मिनट के बाद एक बच्चा भूख से वहां मौत की आगोश में चला जाता है, मगर उनके सब्र का पैमाना अभी तक वो उन्होंने उसको जो है वो काबू में रखा हुआ है। लबरेज नहीं होने दिया कि उन्होंने जंगी आदात की खिलाफ वर्जी की हो। अभी भी वो अपने मुसलमानों के ऊपर जो है वो ना दुबई में, ना वो सऊदिया के ऊपर, ना अमारात में, कहीं पर भी वो सिविल आदात को निशाना नहीं बनाते। जो चीज पिक करने की थी वो पिक नहीं की। इस पर क्या कहेंगे आप? फिर मैं तेजी से और इशू शामिल करूँ। देखें, हम सारे जो है ममालिक इस रीजन के, ये जनेवा कन्वेंशन जो इनके लिए बाइंडिंग है,
और जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो सिविल इंस्टॉलेशंस हैं और सिविलियन के जो टारगेट्स हैं उनको अटैक नहीं किया जा सकता है। 2019 में मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट देखी, 2018 लेट 2018 में। उस रिपोर्ट में एक अल-कौसर हॉस्पिटल है यमन का, उसमें 36 टाइम अटैक किया है कोalition फोर्सेस ने। आप एक बार गलती कर सकते हो, एक बार कोई आपकी मैपिंग की गलती हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की गलती हो सकती है, जंग में ये होता है कभी कभार, इक्का दुक्का, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसका मतलब है ये मुजरमाना अटैक्स हैं, इसका मतलब है ये इंटेंशनली टारगेटेड है। इसी तरीके से वहां जो मैंने पहले तफसीलात बयान की कि जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, एग्रीकल्चर इंस्टॉलेशन डैम्स हैं, टोटल तबाह कर दिए हुए। इसी तरह जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने मैंने जैसे उसकी 36 या 37 बार का वो मैंने बताया, तो कोई 1 दर्जन के करीब हॉस्पिटल्स का डाटा इकट्ठा किया गया था जो मल्टीपल टाइम्स अटैक हुए, जिनमें जो सबसे कम अटैक हुआ है वो 9 टाइम था 2019 में। इसका मतलब है कि आप जो है सिस्टमैटिक क्लींजिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल करीब है जो हकीकी होलोकास्ट है उसके करीब जा रहा है। होलोकास्ट वो नहीं है, ये है इस वक्त जो हो रहा है, तो बदतरीन है। और उससे बड़ी जो अभी मैंने एक गुफ्तगू सुनी सैयद हसन रसूलुल्लाह, बहरहाल हम इसको होलोकास्ट को इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। हमारी चैनल पॉलिसी। सैयद हसन की एक तकरीर सुनी अभी, उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी जहां पे भी जुल्म हो रहा है तो इतना कहीं ना कहीं जवाब आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई खड़ा हो जाता है। फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो कोई उनके लिए आवाज बुलंद कर रहा है, कहीं और कोई जुल्म हो रहा है तो बर्मा पे हो रहा है तो कोई ना कोई उसके लिए आवाज बुलंद कर रहा है। उनका अजीब अलमिया है कि ये ऐसा मुल्क है कि जिसपे चारों तरफ से जुल्म हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मजलूम है चूंकि उनकी कोई बात नहीं कर रहा। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये प्राइड है कि मैंने उस वक्त जब ये वार स्टार्ट की गई और इम्पोज की गई थी तो मैंने इसको अपोज किया और इसके लिए स्टैंड लिया था। मैं समझता हूँ इस वक्त यमन के लिए स्टैंड लेना, अमन के लिए स्टैंड लेना है, और यमन के लिए स्टैंड लेना जो है वो यकीनन इंसानियत के लिए स्टैंड लेना है। और वो किसी के खिलाफ नहीं है, ना KSA के, ना UAE के, ना इवन किसी और के। वो दरअसल इस सरजमीन के अमन और सिविलियंस की हिमायत में है कि इस सरजमीन की जो इंटेग्रिटी है, इस सरजमीन की जो अमन की सिचुएशन है उसको बहाल रखा जाए और यमनियों को राइट दिया जाए, उनके ऊपर जुल्म ना रखा जाए। देखिए ये जुल्म अपने रास्ते बनाता है, ये नहीं होता वो जो कहा जाता है ना कि ये एक साइकिल है, तो ये आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लौट के आता है। तो जो यमनियों ने अपनी कैपेसिटी डेवलप की, जैसा कि आपने मुझे कहा कि यमन का तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो गया है, लेकिन अगरचे उसे काबा की आड़ से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर वो जद्दा पे भी हिट करता है ना तो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है, सरजमीने मुकद्दस से वही के ऊपर हमला हुआ। सरजमीने मुकद्दस के ऊपर इंडियन अदाकार या मसलन दुनिया के बड़े बड़े गायक आके वहां पर जो बदतरीन फांसी के प्रोग्राम कर जाएं तो उससे तकद्दस पामाल नहीं होता। वहां से हजारों मुसलमानों के कत्ल के सामान फराम किए जाएं तो उसका जो हुर्मत है वो पामाल नहीं होती। लेकिन सरजमीने मुकद्दस के ऊपर जो है अगर हौसी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो फर्ज करें जद्दा में कहीं उसके ऊपर हमला करें तो सरजमीन का तकद्दस पामाल होता है। ये तो मीडिया है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है और ये तो खेलना है लोगों के जज्बात के साथ कि जो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली किया जाता रहा है, तूले तारीख के अंदर भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। तो जो मैंने यमनियों का रिस्पांस देखा है बड़ा कैलकुलेटेड है और बहुत ही ज्यादा टारगेटेड है, जिसमें उन्होंने या इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। वरना मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या उनके लिए ऑयल डिपो को निशाना बनाना और आसान था या उनके लिए बुर्ज दुबई को निशाना बनाना आसान था? बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तरफ अमेरिका है जो दहशतगर्दी के नाम पर अफगानिस्तान में गया, इराक में गया और दूसरे मुल्कों में गया कि हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। तो जो लोग अपना असल मकसद नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं। अब यमन के जरिए सऊदी अरब को और मुसलमान मुल्कों को कमजोर करना और फिर पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं यमन के जरिए या यमन पे हमला कौन कर रहा है? वो कौन है? वो फरिश्ते कर रहे हैं? यमन पे हमले की तो बात करें ना। नहीं कश्मीर के लिए तो 1000 बार आवाज उठाई। यमन नहीं एक सेकंड, यमन पे जो हमला कर रहा है उसके लिए क्यों बात नहीं करेंगे हम?
यमन के भी तो कहे ना, यमन में इंसान नहीं है, यमन के बच्चे नहीं मर रहे। गैर मुस्लिम है वो तो लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, यमन पे सऊदी हमले कर रहे हैं, गैर मुस्लिम कौन है? हरमैन शरीफैन, खुद्दाम अल हरमैन शरीफैन, खादिमैन हरमैन शरीफैन आपके निगाह में काफिर है क्या? खादिम हरमैन शरीफैन हमला कर रहे हैं, शेख मोहम्मद की फोर्सेज हैं, अबू धाबी के शेख की फोर्सेज हैं, ये सब कुफार है क्या? ये सब कलमा वो है ना, बजाय वो जो भी उनका दीन है। कलमा वो नहीं है, ये यजीदी है जो अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है। अगर पावर हंगरी लोगों को आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा क्या है। आपको तो पता ही नहीं है कि कलमा होता क्या है और दीन है क्या चीज। चले आप बयान कर दें। आप ऐसे पावर हंगरी लोगों को, और जो नहीं, मैं तो मुसलमानों में काउंट नहीं कर, नहीं, वो कलमा पर जाहिर तो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना। नहीं तो फिर मजलूम कौन है इसमें? फिर मजलूम कौन है? मजलूम कौन है फिर? ईरान जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, यमन को मजलूम कहे ना। इतना बड़ा खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहिए। क्या खतरनाक खेल है? मुसलमानों ने अपनी आंखें बंद की हुई है। क्या खतरनाक खेल है बताइए तो। अब यमन के जरिए जो सीरिया के जरिए, यमन के जरिए, इराक के जरिए वो अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता। अच्छा चले ठीक है, आप पर इंकशाफ हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नासिर अब्बास साहब, जी क्या कहेंगे उसमें? हमारी बहन कह रही है कि जो मुसलमानों की दुश्मनी की खातिर ईरान वहां पर मौजूद है। जी, असल में अगर तो इजराइल मुसलमानों कॉल ले लो, एक कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुर्शी भाई। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? हेलो जी कौन भाई, कहाँ से? नकवी बोल रहा हूँ भाई। जी नकवी साहब, आवाज आपकी बदली आपके वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यार बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत तबसरा कर रहे हैं, हकीकत के बिल्कुल नजदीक है। मैं भाई से सिर्फ ये दो छोटी सी बातें पूछना चाहता हूँ। भाई मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक मुल्क का सरबराह जब पहले तो उसने अपने मजहब को कहा कि ये जो मजहब हम नारा है ये तो अंग्रेजों ने बताया था, अमेरिका ने बनाया था और हम उसको लेके आगे चले हैं, ये हमारा तो था ही नहीं। तो पहले तो वो मजहब से भागा और उसने अंग्रेजों पे डाल दिया और हम अभी तक उसके पीछे पर लगे हुए हैं उसके मजहब के। इसका मजहब है मतलब है कि पहले वो अपने मजहब से भागा। उसके बाद उसने कहा जी कि मैं जो हमारे इस्लाम है मैं उनको रोकूंगा, हम उनको रोकेंगे, ये इस्लाम में। दूसरा उसने दखना डालने की कोशिश की। तीसरा उसने जो सिलसिला शुरू किया वहाँ पे जो अंदर और वहाँ पे जो लंबे जो कुछ सवाल कर लेंगे, बिल्कुल टाइम कम है, सवाल कर लेंगे। मैं थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा फिर भाई को आसानी हो जाएगी। तो उसमें यह है कि वहाँ पे जो कुछ उन्होंने जुए खाने खोल के ये बता दिया कि मजहब भी गया, हमारा महदी को भी नहीं हम आने देंगे, और उसके साथ फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम इस कल्चर को, इस चीज को लेके आ रहे हैं जो हमारी अब जरूरत है और जिसको हम चाहते हैं। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, पहला मुझे ये बताएं कि जब वो खुद अपने मुंह से सारा कुछ मान रहे हैं और बता रहे हैं, इसके बावजूद अमली तौर पे दिखा भी रहे हैं कि हम आपके नहीं हैं, तो फिर हम लोग जो है क्यों अभी तक किस बात पे, किस चीज पे खामोश बैठे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं कि क्या होगा? एक तो सवाल ये है, ये बता दें। दूसरा एक बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब ईरान का सफीर भी सऊदी अरब में गया है और अब एक दूसरे से बातें हो रही हैं, ये किस चीज को जार कर? बहुत अच्छी बात, अभी बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बहुत अच्छी बात। अगर ये हो जाता है ठीक है, पहले बैठी हो वो उनका क्या होगा? ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ, दूसरे का नासिर भाई देंगे। पहले का सवाल ये है कि दुश्मनी हैदर करार की रोके न रुकी, ये बदर की आग थी जो करबला तक पहुंची। तो पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे का पॉलिटिकल है, नासिर भाई देंगे। सफीर जो ईरान गया, और अनफॉर्चुनेटली ये भी एक अजीब अलमिया है कि हमें इस पे तकलीफ नहीं होती कि सरजमीन वही की हुर्मत पामाल हो जाए। हमें इस पे तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों की सरजमीन
जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो जो हमारे ही लोगों के प्यासे हैं, खा वो बहरीन में हो, खा वो यूएई में हो। हमें इसकी कोई टेंशन नहीं होती कि हमारे सरजमीन के जो मादन हैं वो वेस्ट ले जाए और अमेरिका ले जाए। हमें इसकी कोई टेंशन नहीं कि वहाँ जो हज़ारों लोग शहीद हुए हैं तो वो शहीद क्यों हुए हैं, जो फ़लस्तीन में हुए हैं, जो सीरिया में हुए हैं, जो इराक में हुए हैं। हमें इसकी टेंशन नहीं है ये दाइश किसने बनाई है। और हम सारे तीर और तलवार लेके किसके खिलाफ खड़े हो गए हैं? जिसने दाइश को शिकस्त दी, चूंकि दाइश शिया और सुन्नी दोनों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। जिसने इजराइल को शिकस्त दी, चूंकि इजराइल आलम इस्लाम के दिल में एक खंजर की मानद था। जिसने जो है वो अमरीकी अहदाफ को रीजन के अंदर शिकस्त दी, चूंकि वो मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जिसने पूरी दुनिया के अंदर यूनिटी का परचम बुलंद किया। तो असल बात हमें ये मान लेनी चाहिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कि हमारी पिच तो अमेरिकन पिच है या हमारी पिच तो यजीदी पिच है। लिहाजा हमारे पास जब कोई बहाना नहीं रहेगा तो हम इसी तरह के बहानों के जरिए से अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो बिस्मिल्लाह, फिर ये कवर उतार दें, खुल खुला के कहें कि हाँ मैं खून बहाने वालों का हामी हूं, या मैं जो है वो फलस्तीन पर कब्जा करने वालों का हामी हूं, या मैं पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक पामाल करने वाले मैं उनके साथ खड़ा हूं। अपना ग्रुप क्लियर करें। हाँ, ये पेन आपको होगी, तकलीफ आपको होगी, इसलिए कि कभी भी अली वाले जुल्म के मुकाबले में सरेंडर नहीं करेंगे, ये पेन आपको रहेगी, लिहाजा उसको बर्दाश्त करना सीखे। दूसरी बात जो आपने की वो ये है कि देखिए जो असैसिनेशन थी कासिम सलमानी की, तो उस वक्त भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोनों स्टेट्स के, ईरान के भी और इराक के भी, और इवन KSA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिवील करते हैं कि वो एक अमन मिशन पे थे। और जो डायलॉग स्टार्ट हो रहा था थ्रू द लैंड ऑफ थ्रू द यानी आप कह लें कि आर्बिट्रेशन जो तकरीबन इसमें रोल प्ले कर रहा था, आर्बिट्रेटरी वो इराक की हुकूमत प्ले कर रही थी। और वो इस दावत पर वहां पर थे कि इन पीसफुल नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है। इसी तरह आपके इल्म में है कि कई मरतबा जमहूरियत इस्लामी ईरान की तरफ से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि ये जो अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है ये असल में आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जब उनका आपको आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, और ये उनकी प्लॉट है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बिलाखिर तुर्की के अंदर जो को हो रहा था उस को की सबसे पहली डिटेल जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की, जिसकी बुनियाद पे तर्किश हुकूमत ने जो है वो अमेरिकन स्पॉन्सर उसको को रोक लिया। तो मसला ये है कि इनका तो ये तो कर नहीं सकते। अभी आपने देखा है फलस्तीनियों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा हमें एक गोली भी अगर किसी ने दी है, एक छोटी सी चीज भी, एक सुई भी अगर किसी ने दी है जिससे हमने इसराइल के मुकाबले में अपना दिफा किया है, तो हम ये ऐलान करते हैं कि वो हमें इनके अलावा किसी ने नहीं दी है। अब जब आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिल अमल वो यूनिटी के लिए खड़े हैं, बिल अमल वो इस्लामिक ब्लॉक के लिए खड़े हैं, बिल अमल वो इस खित्ते से जो है वो चाहते हैं कि इस खित्ते से फॉरेन ऑक्युपाइड फोर्सेस निकल जाएं, खित्ते के लोग अपना फैसला करें। वो तैयार हैं कि आपस में ऐसा मुआहदा करें जिस मुआहदे की रूह से इस खित्ते में जंग ना हो सके। ये मुआहदा असल में अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले जब से इख्तिदार में आए हैं और इस कदर मजबूत इख्तिदार है माशाल्लाह कि उनको माइनस कर अब इस वक्त पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हरकत भी नहीं कर सकती जब तक आप उनको ना देखें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनको माइनस करके अब नहीं हो सकता। तो ये जो बनु उमैया के दस्तरखान के खोचचीन है, इनकी रातों की नींदें उड़ गई है कि ये क्या हो गया। इनको तो हमने इनके खून के गारों से दीवारें खड़ी की थी, इनको दीवारों में चुना था हमने, तो जो है वो ये निकल के कहाँ से आ गए। क्योंकि मुस्तज़फ़ीन को कुव्वत देने का वादा खुदा का है, दुआ जनाब इब्राहिम की पूरी हुई। अब मसाइल तो कहीं और हैं। बहरहाल वो कंफ्यूज भी है और उनको तकलीफ भी है, और वो मरहम हमारे पास तो है नहीं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं क़िबला, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और एक पाकिस्तान के अंदर जो एक मुतनाज़िर बिल आ रहा है उसमें भी हमने आखिर में 10 मिनट बात करनी है। अभी जो एक मिडल ईस्ट के अंदर एक हलचल शुरू होने वाली है जिसमें इसराइल अपने तौर से विजिट करना शुरू करेगा, तुर्की भी निकल रहा है विजिट्स के ऊपर। ये सब क्या है? एक मैदान जंग की सी कैफियत है वहाँ। क्या है ये सब कि इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर जो है। देखिए ये ना एक कॉलर को ले लूं, फिर आता हूँ। एक कॉलर को ले लूं जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी।
तो हमारे भाई आगा नाज़िर साहब तशरीफ फरमा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, छोड़ के बातें करते हैं। जो असल जो मगज होता है ना, बिल्कुल सही, असल जो बात है उसको हकीकत बयान करते हैं। बात यह है कि आजादी का आपने टॉपिक करके रखा है, बोल क्या आजाद है तेरे। तो आजादी की बात आपने की है। बात यूं है कि एक एजेंट जो अमेरिका हो या यूरोपियन हो, वो उसको क्या आजादी मिल सकती है? मुल्क में क्या करेगा? बिल्कुल है इस्लाम का ठेकेदार समझी करना चाहिए। आप जिसने पॉलिसी इख्तियार कर की है यहूदियों को, ठीक है, किसी के मजहब का नाम, मजहब के नाम का नहीं, मजहब के नाम का नहीं, जो है ये कभी ये अच्छी ठीक है, अगर मजहब के नाम पे हम वो नहीं करेंगे। आप सऊदी कह सकते हैं, आप इसराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मजहब का नाम लेकर किसी के ऊपर हमलावर नहीं होते, क्योंकि मजहब में हर तरह के लोग होते हैं, मजलूम के हामी भी होते हैं, मजलूम के खिलाफ भी। तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है। क़िबला, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट जो मैदान जंग बनने जा रहा है, इधर क्या है सब सूरत हाल? देखिए, ये जो आपने इस विजिट के हवाले से बात की, ये पूरी दुनिया में एक तरीकाकार रहा है कि जब भी आप एट होम प्रेशर में होते हैं, रीजन में प्रेशर में होते हैं, तो आप इंट्रा रीजन कोई चैप्टर ओपन करते हैं या बॉर्डर से बाहर कोई चैप्टर ओपन करते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। इंडिया पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जब कोई इलेक्शन आएगा या जब भी आप अपनी प्रेस्टीज नीचे हो रही है किसी भी हुकूमत की, तो इधर से इंडिया और उधर से पाकिस्तान के खिलाफ एक फिजा बनाई जाती है। नतीजतन दोनों गवर्नमेंटों के साथ अवाम की एक वो पजीराई आ जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में हुक्मरान ये करते हैं। तो जो रीजन के अंदर सिचुएशन है कि आपने बुनियादी तौर पे जो प्लान था न्यू मिडिल ईस्ट प्लान या अब्राहमिक अकॉर्ड, वो तो रीजन के लिए है। सबसे पहले तो वो खुद फलस्तीनियों के लिए है, सबसे पहले तो वो इस सरजमीन के लिए है। जब आप वहां उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं और जब वहां मुजाहमत इतनी ताकतवर हो गई है कि उसका दायरा कार इस वक्त बैतुल लहम और खान यूनस और वेस्टर्न जो वो है उस एरिया तक भी फैल गया है और सिर्फ गजा में महदूद नहीं रहा। और आपने देखा कि पहले जो यूनिटी के मुजाहरे हुए हैं वो इतने मैसिव और इतने बड़े थे कि इस पूरे एरिया में एक ही दिन यूनिटी की कॉल दी जाती थी। तो वो जो फलस्तीनियों को स्प्लिट किया हुआ है, हर जगह वो एक ही जगह पे एक ही टाइम के ऊपर जो है ना वो खड़े हो गए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ अपने स्टैंड जो है वो बयान किए उसके एग्रेशन के खिलाफ। तो ये जो फेलियर है, मिलिट्री फेलियर भी है, पॉलिटिकल फेलियर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। और इसी तरीके से जो है वो अभी चंद दिन पहले हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फायर किए हैं, तो वो टेस्ट किया उन्होंने नर्व को, आप कुछ नहीं कर सके हैं। सीरिया ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, वहां आप कोई करते हैं तो उसका फौरन इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये जो एक प्रेशर एट होम आ गया है कि होम के अंदर आप सिक्योर नहीं है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स चाहिए, आप कुछ लोगों अपने लोगों को कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। तो ये वो सीबीएम्स हो रही हैं जिसके नतीजे में आप इधर आएंगे तो यूएई में आप आएंगे, देखिए हमारे लिए दुनिया ओपन हो गई है, देखिए हम मुसलमानों के कल्ब में चले गए हैं, देखिए हम जो है वो यूएई में और फला फला इलाकों के अंदर आ गए हैं, देखो तुर्की हमारे खिलाफ स्टैंड लेता था। तो ये एक टू वे ट्रैफिक है, मैं समझता हूँ कि बड़ी डबल एज बोर्ड है। तो उनके लिए तो खैर ये एक गेन है, लेकिन इन हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कवर है ना अभी भी, कि फर्ज करें कि अभी एक कवर है कि केएसए ने अभी तस्लीम नहीं किया है रस्मन, अगरचे सारा कुछ हो चुका है लेकिन रस्मन तस्लीम नहीं की, इसका मतलब एक कदम पीछे है। इसी तरीके से अलबत्ता तुर्की तो तस्लीम करता है लेकिन वो अपने आप को चैंपियन कहलवाता है ह्यूमन राइट का और चैंपियन कहलवाता है फलस्तीनियों के काज का। तो अनकवर हो गया, यानी वो जो आप बना के प्रोपेगेंडा मीडिया टूल उसके जरिए से ग्लोरिफिकेशन करते हैं, अपनी शख्सियत डेवलप करते हैं, वो एक इवेंट से सबुताज हो जाती है और पता चल जाता है कि आप कहां पर खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इनके लिए तो बड़ी डिवास्टेटिंग है, इनकी प्रेस्टीज के लिए जो इन्हें फौरी अंदाजा नहीं हो रहा। और थोड़ा सा चूंकि ये प्रेशर में है ना दोनों तीनों ममालिक, उसका रीजन ये है कि इनको लीरा का प्रेशर है तुर्की को, और वो भी समझ रहा है कि वो थोड़ा इनके साथ चलेगा तो थोड़ा सा उसका प्रेशर मैनेज हो जाएगा। और इसी तरीके से यूएई को तो बिलाखर प्रेशर इस वक्त कई ज्यादा प्रेशर है, उसे तो इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। तो लेकिन ये दोनों प्लेइंग विद फायर खेलने की चीज होती नहीं है, ये आ गया मुसलमानों के सल्तनत उस्मानिया का क्या होगा, वो तो गए लोगों घोड़े और आपके प्रोग्राम में बहुत पहले एक और को ले लूं मैं उस पे आता हूं जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
हमारे फिर मैं दोबारा आजमा की में जी जी गया था, यहाँ पे काट दिया जी जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। तो मैं पीछे भाई मुझे जो मौलाई कायनात उन्होंने बताया है, हुक्म दिया है। जी जी बिस्मिल्लाह सवाल। मैंने बात कर दी, अब शायद फोन काट दिया ना। मेरे फोन आपका कभी काटा है हुजूर? कट गया होगा, आप सवाल कर लें, सवाल कर लें, अगर सवाल कर लें, इससे पहले हक है जो आप कतलो हालत उन्होंने की थी पिछले हमारे वाले बैठ के इमाम थे उनको, और उसके बाद यह है कि दूसरी बार के जो लोग हैं वहाँ पे और हुकूमत बनाई हुई है, हम मेजॉरिटी अक्सरियत में ठीक है, सवाल कर लें, अगर सवाल कर लें, टाइम कम है, सवाल कर लें, बिस्मिल्लाह सवाल कीजिए। अच्छा सवाल ये है, तफसीर कीजिए तो नासिर भाई है ना हमारे पास, सवाल करें। मुसलमानों की जरूरत से तुम कर रहे हैं, ठीक है, हल क्या है? बहुत अच्छी बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, अब सवाल आए, अभी इसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नासिर भाई, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे भाई का भी सवाल आ जाएगा, और ये जानते हैं हम किसी अपने कॉलर की कॉल ड्यूरिंग द कॉल नहीं काटते, लेकिन सिग्नल ड्रॉप हो गए होंगे, उसकी भी हम माजरत चाहते हैं। ये इसके ऊपर नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और एसएनसी जो पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है, इसमें इसके अंदर कोई रिजर्वेशन शिया तंजीमों के हवाले से, सबसे पहले MWM के हवाले से मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, इसके ऊपर आप मुत्तफिक हैं या आप इसके ऊपर रिजर्वेशन रखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जैसे होता है हमेशा कि एक बड़ा अच्छा स्लोगन इख्तियार किया जाता है, लेकिन उसके पीछे या तो उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उसके पीछे आदाफ बाज़ वक़्त अच्छे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे जैसे अमेरिका कहेगा मैं डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए इराक में जाना चाहता हूँ, तो स्लोगन बड़ा अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होगा जो वो कहते हैं। पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम एक आइडिया के लिहाज से बहुत खूबसूरत आइडिया है कि पाकिस्तान में 3-4 लेयर्स चल रही हैं। और मुख्तसर सी कॉल ले लो, मुख्तसर सी कॉल ले लो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अली भाई, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहे हैं, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम माशाल्लाह। बस एक बात जरूरी, एक क्वेश्चन है और एक बात करनी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के जो बच्चों की जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, उसी वजह से ये प्रोग्राम अगर हुई है यमन में मुसलमान बच्चों की, लाइक वो छोटे छोटे जो बच्चे शहीद हुए हैं सिविलियन, तो वो हमारा कितना फर्ज है और आपने यहाँ पे घंटे में कितना पैगाम कन्वे किया लोगों को, और ये भी आपको सोचना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में भी कोई लोग जो हैं वो बच्चे उन्होंने, क्योंकि मुझे इतना पता है कि उनकी इतनी यमन वालों की ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बच्चे नहीं सिविलियंस को हिट नहीं किया सऊदी अरब। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हमारे तो दोनों बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस दिन यमन पे हमला हुआ है उसके दूसरे दिन से यमन के लिए अपनी बिसात में रहते हुए आवाज उठा रहा हूँ और इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, उस परिंदे की तरह जिसकी चोंच में से एक कतरा आता है। एक और कॉलर, एक मुख्तसर से कॉल लेंगे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। भाई एक बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछना है, एसएनसी के ऊपर बहुत अहम है बात, बिस्मिल्लाह कल सवाल। बिल्कुल छोटा सवाल है। ये जो आज ईरान ने जो रॉकेट भेजा है और रॉकेट भेज के ये बताया है कि आपकी पाबंदियों में हमारे पे कोई असर नहीं कर सकी और ना करेंगे, और इंशाल्लाह आप जमीन की बजाय हम आसमान की तरफ जा रहे हैं, ये किस्म के लिए अलार्म होगा? ये इनको और मजीद किस तरीके से ये लोगों के लिए ठीक है, अभी आते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके जवाब दें। अभी हमारे सामने एसएनसी है जो कि बहुत अहम चीज है, और ये तमाम मिल्लत तशय्यो के अफराद हैं, उनको इसको समझने की जरूरत है, इसकी संजीदगी से नोटिस लेने की जरूरत है। एसएनसी बिस्मिल्लाह, नासिर भाई इसकी पर बात कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, मैं इसको मुकम्मल करना चाहूँगा कि देखें, बज़ाहिर एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन है सिंगल नेशनल करिकुलम, और उससे फ़ौरन इमेज ये ज़हन में आता है कि इसका मतलब है ऑक्सफोर्ड नहीं चलेगा, इसका मतलब A-लेवल O-लेवल नहीं चलेगा, मैट्रिक अलग है, HSN अलग है, मतलब मुख्तलिफ लेयर्स चल रही हैं। तो हमारे पास एक ही होगा, वो अमीर गरीब सब ने एक ही निसाब पढ़ना होगा, तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबके लिए मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को एडवोकेट करेगा, और इसी तरीके से हमारी जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है ये उस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को इनकॉर्पोरेट किया कर रहा होगा। लिहाजा उस पे ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इमरान खान साहब की हुकूमत में, और इस खूबसूरत आइडिया को बाज़ाहिर तो फ्लोट किया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो पहला 5वीं से 8वीं तक का आया निसाब, तो सबसे पहले तो ये है कि उसमें जो हमारी मकतब अहले बैत के लोगों की तर्जमानी थी, तो वो तर्जमानी
नहीं हो सकी और उनके साइन के बगैर ही उसका इजरा कर दिया गया, जो बज़ाहिर ये हमारे पास खबरें हैं। और सेकंड ये हुआ कि जो 5वीं से 8वीं तक का है उसमें मौलाना शिफा नजफी साहब अभी उसके मेंबर हैं और वो उसके ऊपर अपने एतराज़ात जो हैं वो उनको दे चुके हैं। इसी तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने 1000 एतराज़ात उसके ऊपर जो है वो लिखकर उनको भिजवा दिए। मसला ये है कि अगर हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से बात करें, आवाज कट गई थी, किन्होंने 1000 एतराज़ात? अकबर जो इस वक्त इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर हैं, तो उन्होंने 1000 के करीब एतराज़ात जो है ना वो सबमिट कराए हैं। अभी जब आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अभी वफाकुल मदारस शिया पाकिस्तान और इसी तरीके से उनके साथ बाज़ दीगर जमातों ने उलमा ने बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत। एक दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इमामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने होस्ट किया है और उसमें भी बाकायदा तौर पे ये कंसेंसस हुआ था कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम को इस सिचुएशन में हम समझते हैं कि उस विजन के खिलाफ है कि जो विजन आपने बयान किया है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक चले और निसाब भी उसी को इनकॉर्पोरेट करता हो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बल्कि एक फिरका वाराना निसाब बनाने की कोशिश की गई है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें कि आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और मकतब अहले बैत का इंट्रोडक्शन ही ना हो, तो एक जगह हर जगह ज़ाहिर है तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट के लोग पढ़ते हैं, अगर वहां पर जो है वो तमाम स्कूल ऑफ थॉट के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ एक फिरके को पढ़ें और दूसरे फिरके को ना पढ़ें, तो वो तो ज़हनी तौर पे वहीं से एक तफरीक आ जाएगी और वो तो उसको मुसलमान ही नहीं समझेंगे, क्योंकि इस्लामियात उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रही है। लिहाजा इस्लामियात ऐसी होनी चाहिए कि जो पांचों इस वक्त ये छठे इस्लामी मकातब फ़िक्र हैं, अहले हदीस हैं या मसलन फ़र्ज़ करें जो हमारे 4 अहले सुन्नत में हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली हैं और इसी तरीके से जो अहले तशय्यो हैं, इन सब को बाकायदा तौर पे वहाँ पर इस्लामी मकातब फ़िक्र के तौर पे पढ़ाया जाए। एक तो ज़ाहिर है बिल्कुल उस रूह के खिलाफ हो रहा है और सेक्टेरियन चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही, इस्लामी पढ़ाएं, सेक्टेरियन नहीं पढ़ाएं। इस्लामी अलग पर्सपेक्टिव है, सेक्टेरियन पर्सपेक्टिव अलग है। इसी तरीके से फिर इंटेंशनली कोशिश की गई है, क्योंकि ये निसाब ऐसी चीज है जहां से माइंड मेकिंग होती है और नेशन बनती है, तो इंटेंशनली ऐसी कोशिश की गई है कि निसाब के अंदर जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है उनका जिक्र जो है वो निकाला जाए या बाज़ जगहों से उनके जिक्र को डाइवर्ट किया जाए। मसलन एक सवाल है ज़ाहिरन उर्दू की किताब में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो चैप्टर है, तो उसके एंड पे जो सवालात दिया हुआ है, तो सवाल में टीचर को कहा गया है कि टीचर जो है वो सहाबियात कराम के हवाले से कोई भी किताब लेके तो बच्चों को एक्टिविटी जो दी गई है वो उसको पढ़ाएंगे। अब एक्टिविटी जो टाइटल है उससे मरबूत नहीं है, सैयदतुन निसा सलामुल्लाह अलैहा से मरबूत नहीं है। इसी तरीके से अहले बैत के टाइटल, मसलन इमाम गजाली तो लिखा गया लेकिन इमाम हसन नहीं लिखा जा सकता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं लिखा गया। इसी तरीके से जो टाइटल्स हैं हमारे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के, मसलन तारफ कराया जाए कि सहाबी क्या हो सकते हैं, चले ठीक है। अज़वाज मुतहरात कौन है, ये अच्छी बात है। तारफ कराया जाए कि ताबीन कौन है, फर्ज करें तबे ताबीन कौन है, लेकिन तारफ ना कराया जाए कि अहले बैत कौन है, उसका इंट्रोडक्शन तक शामिल ना हो। इसी तरीके से जो आलम इस्लाम का मुश्तरका वर्सा है वो 12 आइम्मा का है, उनका कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो तज़किरा ही मौजूद ना हो, वो जो हाशिम में बनी हाशिम में से कुरैश में से 12 आइम्मा का होना है, तज़किरा ही ना हो। इसी तरीके से करबला के हवाले से तज़किरे को निकाले हमारे बच्चे ऐसे मशाहिर जो तारीख के अंदर बहुत शदीद तनाज़े है, जिनके ऊपर इस्लामी मशाहिर हैं लेकिन शदीद तनाज़ा है, जिसके ऊपर बहुत शदीद डिवीजन है, उसको नीचे आप पढ़ाना चाह रहे हैं और आप जो है वो उन चीजों को उन उन्मानात को नहीं पढ़ाना चाह रहे जो कंसेंसस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली निचली सतह पे एक ऐसी रिफ्ट आने का इम्कान है कि जो एक तो एक सेक्टेरियन स्टेट बना देगी और दूसरा ये है कि गली गली कूचे कूचे के अंदर एक सेक्टेरियन रिफ्ट जो है वो चली जाएगी। तो उसके खिलाफ जो है ज़ाहिर है मजलिस से ले चुकी है और अभी दीगर जमातें भी उसके ऊपर आ गई हैं और बज़ाहिर ये है कि इसके ऊपर अब एक पब्लिक और अवामी स्टैंड जो है वो आने जा रहा है और इस सारे कुछ ऐसी जरूर हैं जो इस मुल्क को फिरका वाराना इंतशार से दो चार करके इसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी को पामाल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर भी लूं फिर मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमाम हुसैन उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो क़यामत तक ना कोई दे सकता है और ना कोई जिसकी मिसाल ना तारीख में मिलती है ना मुस्तकबिल में कभी मिल सकती है। तो वो उसका जिक्र और उसके ऊपर चलना वो बेहद जरूरी है। हमारी जनरेशन जो कमिंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए भी उस चीज को फॉलो करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है और इस चीज का जिक्र हमारे मतलब किताबों में होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। हम खुद यही बात कर रहे हैं कि जो है वो एक जो मुश्तरका असासा है उन सब के ऊपर बात होनी चाहिए। इस पर मुत्तहिदा शिया मुहाज एक ग्रैंड अलायंस इसके ऊपर होना चाहिए जिसके अंदर तमाम जमातें हों हमारी, क्योंकि इस सबका मुश्तरका मसला है। इसके ऊपर क्या अभी तक हो रहा है, आपके राब्ते मुख्तलिफ और हमारी जमातें से जैसे मैंने बताया कि कल APC हुई है और उसके बाद उसमें कमेटी बन गई है जो एक्शन कमेटी है इस निसाब तालीम को करेक्ट कराने के हवाले से। इसी तरीके से आज एक हमारी मुलाकात हुई है अल्लामा शेख मोहसिन अली नदवी साहब के साथ भी, और लाहौर में मुलाकातें हुई हैं वफाकुल मदारस की और वहाँ के उलमा इकराम की, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जैसे मैंने बताया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड हो चुकी है। तो इस पे एक रद्द अमल तो आ चुका है और अब एक कलेक्टिव रद्द अमल का हम इम्कान रखते हैं कि जो मुश्तरका रद्द अमल आएगा और प्रैक्टिकली जो है इसको पाकिस्तान की तमाम मकतब अहल बैत से ताल्लुक रखने वाली एंटिटीज ने उसको मसलन इसकी एक काउंसिल है, टॉप काउंसिल है, उस काउंसिल में कोई 40 के करीब मेंबरान हैं और आपके लिए सरप्राइजिंग होगी कि उसमें सिर्फ एक मेंबरशिप है अहले तशय्युअ के लिए और वो है अल्लामा काजी नियाज हुसैन नकवी मरहूम मगफूर की। और 2 साल हो गए हैं इस निसाब की प्रिपरेशन और उसकी मीटिंग्स में और आज तक उनकी सीट वैकेंट है, जबकि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो है वो उनकी जगह पर जो भी जानशीन था उसको रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। अभी तक उसको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी गई, लिहाजा यूनिलेटरल डिसीजन जो है वो करके तो एक मकतब अहले बैत को दीवार से लगाने की और उनके ऊपर इस तरह के फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम जफर बात है, मैं लंकासर से बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह जी, खुशामदीद फरमाइए। मैं आबरा नासिर शिराजी साहब से गालिबन मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था गालिबन 2000 के आसपास। ये प्रभात तशरीफ लेके आए थे योम हुसैन के प्रोग्राम में और उस वक्त गालिबन ISO के मरकजी सदर थे। तो अभी जो 15-20 मिनट आधे घंटे की मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है तो मैं रियली इनको सैल्यूट करता हूँ, इनको इनकी टीम को कि जो ये तदरीसी अमल के हवाले से जो इनकी काविशें हैं, खसूसन जब हम लोगों ने महसूस किया तो उस वक्त सुन्नी और शिया 2 अलग इस्लामियात की बुक्स हुआ करती थी। हमने खैर सुन्नी पढ़ी थी और हम क्लास में 1 या 2 लड़के शिया थे तो हमने वही पढ़ी जो बुक बाकी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें एक ऐसा निसाब तरतीब दिया जाए कि जो शिया सुन्नी सब के लिए काबिल कबूल हो। असहाब कराम जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है, अज़वाज मुतहरात काबिल एहतराम है, लेकिन ये दोनों हस्तियां जो हैं ये हमारे साथ हमारे नमाजों में या हमारी दुरूद पाक में शामिल नहीं है। नमाज में जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये बहुत जबरदस्त एक काविश है और ये बहुत ज्यादा हम इसकी आपको सल्यूट करते हैं सर नासिर भाई। तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हमारे भाई शामिल हुए लंकास्टर से, बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई का भी शुक्रिया। और इसके ऊपर यकीनन क्योंकि जो मिली टॉपिक्स हैं उसके ऊपर जरूर बात होगी और जम की बात होगी। अगर अहले बैत टीवी पे बात ना हुई तो और कहाँ बात होगी। अहले बैत का ये प्लेटफॉर्म है तो यकीनन इसके ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम की हक का दिफा जरूर होता रहेगा। तो क़िबला इसके ऊपर आप क्या देखते हैं, इसके ऊपर मामलात किस सतह पे उठाने की जरूरत है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। किस सतह पे उठाने की जरूरत है कि इन तमाम चीजों को रोका जाए? क्या हम रोक पाएंगे इसको? देखिए, पहले तो मैं बरादर अजीज का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके इस कनेक्शन का कि वो कंसर्न है। हम जहाँ पे भी होंगे हम कंसर्न है अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने वतन के मामलात और उनको हम सही समत में ले जाने के लिए जहाँ पे भी होंगे हम उसकी एफर्ट कर रहे होंगे, उसमें कंट्रीब्यूट करें। हम इसको एक फिरका वाराना मुल्क बनने नहीं देख सकते। इस्लामियात पढ़ाएं, यहाँ फिरका वारियत नहीं पढ़ाएं, लिहाजा इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं जो सब मकातब फिक्र की कबूल। तो इंशाल्लाह बाकी मज़ामीन में भी इसी तरह। अब ये है कि पहले हमने इस पे नेगोशिएट किया है, बातचीत की है, हमने उनको अपने कंसर्न मुख्तलिफ वज़रा की शक्ल में प्रोवाइड किए हैं।
हमने कंसर्न रिटन स्टेटमेंट की शक्ल में प्रोवाइड किए हैं, हमने उनको अपने कंसर्न बाज लेटर्स की शक्ल में प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अब मामला इस जगह पर पहुंच गया है कि अब मामले को ओपन अप करना पड़ रहा है, अब इसको पब्लिक मैटर बनाना पड़ रहा है, अब इसको अवाम में ले जाना पड़ रहा है। तो एक मैसिव पब्लिक कैंपेन स्टार्ट करने का फैसला हुआ है। उस पे इसमें जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात के फर्ज करें कि जो आइडियालॉजी है जो बयान की गई है और जो मटीरियल उस आइडियालॉजी के नतीजे में लाया गया है, आइडियालॉजी कुछ और कह रही है और जो मटेरियल आपने निकाला है वो कुछ और कह रहा है। तो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को भी देखते हुए हम एक तो पब्लिक अवेयरनेस, इसके अलावा अब मुश्तरका मौक़िफ़ जो है वो आ रहा है और इसी तरीके से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में इसके ऊपर हमारी जो है कंसर्न जमा हो चुके हैं। और अगर ये मामला उन्होंने डायलॉग के जरिए से हल नहीं किया, बेसिकली किसी ने खान साहब के पांव तले केले का छिलका फेंका है इस सिंगल नेशनल करिकुलम को खराब करने के लिए, जो बजाते खुद एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इस एक चीज के जरिए से वो पूरा आइडिया सबूताज हो जाएगा। लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम से भी ये मैसेजिंग कर रहा हूं कि इस आइडिया को बचाओ, सिंगल नेशनल करिकुलम को बचाओ, इस चीजों को करके जिनके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर नहीं करेंगे तो लोग निकलेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि अल्टीमेटली जो है वो ये हमारा आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अल्टीमेटली लोगों को उस राइट के मुकाबले में अपील करते हैं। एक मिनट आपके पास है, मस्जिद कॉल नहीं ले पाऊंगा, नंबर भी हटा दें। एक मिनट आपके पास है, कौम से अपील करते हैं इसके ऊपर, जहां तक हमारी आवाज जाए। सॉरी, जहां तक हमारी आवाज जाए कौम के जवानों से इसके ऊपर अपील करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र के लिए बाहमी हमांगी का, बाहमी मोहब्बत की सरजमीन होनी चाहिए और हमें एक ऐसा निसाब बनाना चाहिए जो हमें एक सच्चा पाकिस्तानी भी बनाए, सच्चा मुसलमान भी बनाए, हमारे अंदर एक खास तरह का नेशनलिज्म भी क्रिएट करे और हमें पूरी दुनिया के जुल्म के मुकाबले में जहां पे भी हो उसको खड़ा करने के लिए एक ऐसी उम्मत बनाने की तरफ लेके जाए। लिहाजा हमारा निसाब भी ऐसे ही आइडियाज को अपने अंदर समोते होना चाहिए जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को जो है वो इंटरप्रेट कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें शिया और सुन्नी मिलकर ये एफर्ट जारी रखेंगे और ऐसा ही पाकिस्तान बनाने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। आपका, आपके टीवी चैनल का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा MWM, और इसके ऊपर हमने पूरी कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए जो उम्मत मुस्लिमा के और मिल्लत तशय्युअ के खास देरीना मसाइल हैं उनको से आपको आगाह भी किया जाए, उनके ऊपर सैरासिल गुफ्तगू भी की जाए। ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म है अपने दोस्तों के लिए भी और अपने जो हमारे मुखालिफिन है उनके लिए भी। आप किसी की यहाँ पे हम कॉल नहीं काटते, उनको बाकायदा जो एक मौका देते हैं कि वो अपनी